पहले इश्यूज को डिटरमाइन करना और फिर उनकी रिव्यू एंड मॉनिटर, दो चीज़ें इसमें 4.1 है। अब 4.2 में आ जाते हैं, वो कहते हैं जी अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, राइट। इसमें भी दो चीज़ें आ गई कि पहले आपको ये पता होगा कि मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है, फिर ही उसकी नीड, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, इंटरेस्टेड पार्टीज को क्लासीफाई करना है कि मेरे इस प्रोजेक्ट पे, मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में ये इंटरेस्टेड पार्टी है, उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को आपने क्या करना है, ड्यू टू their effect or potential effect on the organization's ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable requirements, right? Yes. आपने क्या करना है, the interested parties that are relevant to the quality management system आपने वो डिफाइन करनी है और उनकी जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को आपने क्लियर कट कर लेना है, राइट। ठीक है, ये आपका दूसरा काम है, ठीक है। पहला क्या था, आपने अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज को डिटरमिन करना है। दूसरा इंटरेस्टेड पार्टीज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट जान रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अब जब आपको ये पता चल गया कि मेरे इंटरनल इश्यूज ये है, मेरे एक्सटर्नल ये और मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज ये हमारी नीड्स है, ये एक्सपेक्टेशंस है, ये मेरा स्कोप ऑफ वर्क है, उसकी बेस पे आप क्या करेंगे, अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का की बाउंड्रीज वाज़ेह करें कि मेरा ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि हमने कहा कि जी हमारा इस बीआई पे एप्लीकेबल है, ठीक है। Yes. उसमें जब डबल प्लांट आता है, उसमें ये प्लांट आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, राइट। यहाँ तक इसकी बाउंड्रीज है। उसके बाहर अगर कोई नेस्मा के पास प्रोजेक्ट है तो वो उस पर ये हमारे राइट। तो हमने कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन शेल डिटरमाइन, अब ये भी शेल के साथ रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप अगर स्टार्ट में देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए शेल क्या है, शेल इंडिकेट्स द रिक्वायरमेंट है, शुड रिकमेंडेशन है, मे इंडिकेट द परमिशन है, कर सकते हैं, कैन इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी, ठीक है ना। और जिस पे आपको ऑडिट किया जा सकता है, जिस पे आपने अकाउंटेबल ठहरना है, वो ये है, ठीक है। ये आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पे अगेन शैल आ गया, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या क्या करना है, व्हेन डिटरमिनिंग द स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसिडर। अब वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने अपना स्कोप वाज़ेह करना है ना, किन किन चीज़ों को कंसीडर करते हुए करना है, 4.1 4.2 वही इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज और साथ में नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, इनको आपने जहन में रखते हुए स्कोप बनाना, राइट। एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज एंड नीड्स, ठीक है। और अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको भी आप, ये तीन चीज़ें आपके जहन में होगी, ये तीनों चीज़ें आपके जहन में होगी कि भाई मेरे इश्यूज ये हैं जो कि मेरे कंट्रोल में है, और मेरे इश्यूज ये हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ये मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज है, और ये उनकी नीड्स है, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस है, और ये प्रोडक्ट या सर्विस मैं बनाने जा रहा हूँ या ये सर्विस मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है, या ये प्रोजेक्ट मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ, राइट। अब मुझे अपने प्रोजेक्ट के स्कोप का भी पता चल गया, अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज का भी पता चल गया, उनकी नीड्स एक्सपेक्टेशंस का भी पता चल गया, मुझे अपने इश्यूज का भी पता चल गया। अब इतनी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है कि मैं अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप वाज़ेह कर सकूँ। तो यही कह रहा है कि इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखते हुए अपना स्कोप क्लियर करना है कि मेरा स्कोप, मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इसकी बाउंड्रीज क्या है, हदबंदियाँ क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल अप्लाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वही कह रहा है कि आपने इन सारी रिक्वायरमेंट्स को भी मद्देनजर रखना है। जैसे कि हम क्या बात करके हैं कि हम ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने इश्यूज़ को देखना है, ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स को करना है, ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना स्कोप डिटरमिन करना है, ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और उसके प्रोसेसेस को देख। ये रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हम शैल वाली चीज़ें पढ़ते जाएंगे वो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करती जानी है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ये सारी रिक्वायरमेंट्स ISO 9001 2015 की किसकी है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है जी। अब आपने इश्यूज देख लिए, आपने इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस देख ली, अब आपने अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप बाउंड्रीज क्लियर कर लिया, राइट। अब आगे क्या करना है, अब इस स्कोप में रहते हुए कुछ प्रोसेसेस होंगे जिनको मैंने अडॉप्ट करना है, राइट। Yes. उनकी बात हो रही है। कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन शेल इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड कंटिन्यूअली इम्प्रूव अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या क्या काम है इसमें हमने करने,
हमने सबसे पहले तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, बनाना है, ठीक है। फिर उसको सिर्फ इस्टेब्लिश ही नहीं करना, उसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना है। जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद उसको मेंटेन भी रखना है, ठीक है। अब जब मेंटेन हो गया तो उसके बाद आपने उसमें इम्प्रूवमेंट भी लेके आनी है, ठीक है ना। वही जो हम बात पीडीसी कर रहे थे ना, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, वो एक आपका ना खत्म होने वाला सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है जी। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स प्रोसेसेस नीडेड एंड फॉर देयर इंटरेक्शंस। अच्छा, अब ये देखिए प्रोसेसेस आपने क्लियर करने कि मेरे मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेसेस आने वाले हैं, राइट। और फिर उनके आपस में इंटरेक्शंस कैसे हैं, कौन सा प्रोसेस किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस आउटपुट दे रहा है और अगले प्रोसेस का इनपुट मान रहा है, कौन सा किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा आपने प्रोसेस अप्रोच जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप लेके चलना है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमिन द प्रोसेसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। वही बात हो रही है कि आपने अपने प्रोसेसेस को डिटरमिन करना है कि कितने प्रोसेसेस चाहिए जो जिनसे मिलके मेरा सिस्टम बन जाए, ठीक है। एंड देयर एप्लीकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड शैल डिटरमिन द इनपुट्स एंड रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट एक्सपेक्टेड फॉर द प्रोसेस। हाँ, आप जब प्रोसेसेस की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रोसेस क्या है कि कुछ इनपुट लेता है, कुछ आउटपुट देता है, वैल्यू ऐड करता है और आउटपुट बना देता है, राइट। अच्छा, अब वही वो कहता है कि जब आपने प्रोसेसेस डिफाइन कर लिए कि मेरे ये 10 प्रोसेसेस है, ये 15 प्रोसेसेस है, राइट। फिर आपने क्या करना है, डिटरमिन करना है क्या कि इनपुट्स कौन कौन से चाहिए मेरे इस एक प्रोसेस को, किसी एक प्रोसेस को, और उसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। डिटरमिन द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ द प्रोसेसेस, कौन सा प्रोसेस किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा किस पे, उसका सीक्वेंस वाज़ह करना है, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि डिज़ाइन होगा तो कंस्ट्रक्शन होगा, डिज़ाइन होगा तो प्रोक्योरमेंट होगी, प्रोक्योरमेंट होगी तो कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन होगी तो प्री कमीशनिंग होगी, प्री कमीशनिंग होगी तो कमीशनिंग होगी। तो ये एक सीक्वेंस हमारा जो इसी तरह हमारे जो सिस्टम के प्रोसेसेस हैं उनका भी एक सीक्वेंस होगा, राइट। हाँ जी। अच्छा, अथॉरिटी था एक, था ना अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी, कहाँ पे इसमें नहीं है, वो आगे आएगा जब वो जो लीडरशिप आएगी ना, तो लीडरशिप का एक रोल है कि उन्होंने रोल्स रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज वाज़ह करनी है, वो 5 नंबर पे, 5 नंबर इसमें नहीं है। ये अभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज देखे, उसके बाद हमने इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, उसके बाद हमने अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बाउंड्रीज वाज़ह कर ली, और अब हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर के प्रोसेसेस को जान रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन सा प्रोसेस का क्या सीक्वेंस है, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, इसका क्या इनपुट है, इसका क्या आउटपुट है, ये आउटपुट देगा तो किसका इनपुट बनेगा, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, determine and apply the criteria and method including monitoring, measurement and related performance indicators needed to ensure the effective operation of control of these processes, right. Determine the resources needed for these processes, ठीक है। Assign the responsibilities and authority for these processes. Address the risk and opportunity to determine in accordance with the requirement in 6.1। वो आगे जब 6.1 आएगा ना प्लानिंग का, उसमें हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी पे बात करेंगे। Evaluate these processes and implement any changes if required। इसमें कोई चेक लिस्ट का कुछ फॉर्मेट वगैरह कुछ है? किस चीज़ का? ये जो अभी जो क्वालिटी कंपनी का जो आ गया ना 4 नंबर 4.4 में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, जब इसके बात कर, इस पॉइंट की बात कर 4.41। हाँ, इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। कंपनी वाइज छोटा बड़ा कंपनी होगा उसका चेकलिस्ट अलग टाइप का होगा। हाँ, उसके देखिए सीक्वेंस बन रहा है ना, देखिए वो सीक्वेंस ऐसे है ना, जैसे हम कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारा एक अपना सेटअप है, ठीक है। यही जब आप किसी क्लिनिक में चले जाएंगे ना तो उसके और प्रोसेसेस होंगे, ठीक है ना। जैसे उस क्लिनिक में आपको पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, राइट। फिर इसी तरह से उनका क्यू मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है, लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं, राइट। फिर इस तरह से उनकी सारी एमरजेंसी केसेस को अलग से डील करते हैं, वो ओपीडी के अलग से डील करते हैं। तो इस बात एज अ जनरल ये हाँ उनके प्रोसेसेस और होंगे, हमारे कुछ और होंगे, ठीक है। आप बैंक में चले जाएंगे, बैंक के प्रोसेसेस और होंगे कि आपने कैसे कैश आना है, कैसे आउट कैश फ्लो कैसे चलना है। मेरे इसलिए माइंड में आया जितना जो पॉइंट दिया ना, तो सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस एक एक कंपनी एक तरह का सीक्वेंस होगा, हर कंपनी का अपना एक सीक्वेंस होगा। मेरा पॉइंट है अलग से फॉर्मेट बना के दिया है, ये लोग कोई फॉर्मेट कोई नहीं देगा, ये आईएसओ आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाएगा। आईएसओ ये समझता है कि मेरे जो ऑडियंस है ना, जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ वो पढ़े लिखे हैं, वो ये कंसीडर करता है, मुझे जस्ट एक हिंट देता है कि ये करना है, कैसे करना है वो आपने देखना है, ठीक है। अच्छा,
वही जो बात हो रही थी चल रही थी प्रोसेसेस की कि आप उसको एवेल्यूएट करेंगे और बाद में उनको इम्प्रूव करने के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। टू द एक्सटेंट ऑफ नेसेसिटी द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन एंड इट्स प्रोसेसेस, रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आपको, पहले ना जब 2008 का ISO था तो उसमें क्या था कि आपको ना डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती थी। किसी को कह देते थे क्वालिटी मैनुअल, कभी कुछ और कभी कुछ और। अभी जो एक ही टर्म यूज़ होती है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई प्रोसीजर है, कोई रिकॉर्ड है या कुछ भी है ना, सब के लिए अभी एक ही टर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं जी मेंटेन करना है और एक जगह पे कहता है रिटेन करना है, ठीक है। इसमें आपने फ़र्क समझना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है ना, जैसे कोई ड्राइंग है या हमारे पास कोई प्रोसीजर है, ठीक है, या हमारे पास कोई मैनुअल है जो कि रेफरेंस के तौर पे हम यूज़ करते हैं, राइट, और वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। जैसे ड्राइंग में रेड लाइन आ जाता है या रिवीजन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे प्रोसीजर में रिवीजन आ सकती है, रिवीजन 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, राइट। इसी तरह हमारा PQ भी रिवाइज हो सकता है, राइट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके रिवाइज हो सकते हैं और आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं ना, उनको संभाल के रखने का नाम है मेंटेन करना। जहाँ पे बात करेगा ना कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है, इट मीन्स कि ये कोई रिवाइजेबल डॉक्यूमेंट है, इसकी आपने रिवीजन कंट्रोल भी करनी है, चाहे वो ड्राइंग है चाहे वो प्रोसीजर है। अच्छा, जब बात करते हैं ना रिटेन की, तो रिटेन का मतलब ये है कि वो किसी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। जैसे कोई टेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो टेस्ट किया वो रिपोर्ट बन गई, आपने रिकॉर्ड में रख दी, अब आप उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, वो आपका एविडेंस है कि आपने ये एक्टिविटी की। जैसे हम एक चेकलिस्ट फिल करते हैं, ठीक है, उस पर सब पार्टी साइन कर देती है, उसके बाद वो रिकॉर्ड का पार्ट बन जाती है, राइट, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, वो एविडेंस के तौर पे पड़ी है। तो वो उसको आपने क्या करना है, रिटेन करना है। और जो चीज़ आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और वो रिवाइज हो सकती हो, ठीक है, उसमें कुछ रिवीजन आ सकती हो, अपडेट हो सकती हो, वो जो है वो उसको आपने मेंटेन करना है, ठीक है। इसलिए आपको बात देखें, इधर भी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है, इधर भी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है। आपको फ़र्क कहाँ से पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड की बात कर रहा है या ये किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है जो रिवाइजेबल है? वो मेंटेन और रिटेन के वर्ड से आपको पता चलेगा। मेंटेन है तो वो कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसको आप अपडेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। वो अगर आप उसमें कोई भी तब्दीली करेंगे वो फोर्जिंग में आ जाता है, राइट। सही। तो इसलिए आपने ये 2 लफ्ज़ों से आपने बड़ा मोहतात रहना है कि मेंटेन। आपको ये अक्सर सवाल में घुमा देगा, मेंटेन और रिटेन में आपको समझ नहीं आएगी कि ये रिकॉर्ड की बात कर रहा है या ये रिवीजन वाले की समझ रहे होते हैं ना। हाँ, अभी समझ आ गई, ठीक है ना। रिटेल स्प्रिंग क्या? रिटेन कर लो इसको, रिटेन फॉर 3 years, कीप इट देयर, ठीक है उसको। और मेंटेन को क्या है कि जैसे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्या करता है, रिवीजन आती है तो पुरानी रिवीजन नई रिवीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है, पुरानी रिट्रीव करता है, उस पर सुपरसीड की स्टैंप लगाता है, नई के ऊपर आप कंट्रोल का। तो ये पूरा कंट्रोल जो तरीकाकार है वो मेंटेन कर रहे हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं वो भी हम मेंटेन करके हमारा DC रखता है, ठीक है। अगर रिवीजन 3 आ जाती तो उसका काम है कि उसी को बताया भाई रिवीजन 3 आ गई, अब 2 ना यूज़ करना, ठीक है ना। और 3 उसको इशू करेगा, 2 वापस लेगा, वो मेंटेनेंस हो रही है डॉक्यूमेंट्स की। और जो हम RFI बना के अपलोड कर देते हैं, उसको दे देते हैं, खलास उसको आप रिटेन करते हैं, उसको उसमें कुछ आप तब्दीली नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहता है जी कि आपने जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और उसके प्रोसेसेस हैं सारे करना क्या है, कहता है जी मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेसेस, ठीक है ना। अब जो भी है वो प्रोसेसेस आपने बनाए हुए हैं, उसके प्रोसीजर्स हैं, उसको आपने मेंटेन रखना है, अपडेट होते रहेंगे, आपके लेटेस्ट रिवीजन आती रहेगी, राइट। उस प्रोसेसेस में अगर कुछ, क्योंकि ऊपर कह रहे हैं ना उनको आपने इम्प्रूव भी करना है, ठीक है, इवेलुएट भी करना है, इम्प्रूव भी करते रहना है, ठीक है ना। और जब आप इवेलुएट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे तो रिवीजन आएगी, जब रिवीजन आएगी तो आप उसको मेंटेन करेंगे। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन टू हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेस आर बीइंग कैरिड आउट एज प्लान्ड, ठीक है। अब जब आप उन प्रोसेसेस पे काम कर रहे हैं ना, जब आप प्रोसेसेस, जैसे हमारा एक ऑडिट का प्रोसेस है, ठीक है। अब जब मैं ऑडिट करूँगा तो उसकी एक रिपोर्ट आएगी, ठीक है ना। अब उसको मैं उस ऑडिट रिपोर्ट को रिटेन करूँगा एज अ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, ताकि कॉन्फिडेंस रहे, कोई आगे मुझसे पूछे ऑडिट किया था, जी सर, ये रिपोर्ट, ठीक है ना, वो रिटेन रहेगा। और लेकिन जो मेरे प्रोसेसेस के प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
यहाँ तक कोई इशू नहीं सर, clear। लीडरशिप का, ठीक है। जी सर।